हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ की योजना। तो इस बार योजना बहुत ही जल्दी आ गई है, तो चलिए इसकी पीडीएफ भी मिल गई मुझे, तो पहले इसकी लेसन ही मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इस बार जो आपको योजना मैगजीन में टॉपिक देखने को मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आपका यहाँ पे कवर होने वाला है। यानी कि अगर आप लोग यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ बताते जाऊँगी कि प्रीलिम्स में और मेंस में आप लोगों को किस तरीके से कौन कौन सी टॉपिक है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। तो फोकस होगा यहाँ पे इंडस्ट्री 4.0, साथ ही साथ सोशल मीडिया पे, और उसके बाद एम है यहाँ पे फॉस्टरिंग इनोवेशन, और कोविड-19 वीरोलॉजी के बारे में यहाँ पे भी हम लोग एक स्पेशल आर्टिकल है उसके बारे में देखेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, डिफरेंट हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी पता है आप लोग को टेक्नोलॉजी आज के डेट में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही आप लोग इर्द गिर्द सारी टॉपिक को आपको देखने को मिलता है। तो अभी आप लोग को जैसा कि पता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उन्होंने यहाँ पे आत्मनिर्भर के बारे में बात की है। तो आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में डिटेल देखते हैं यहाँ पे कि ऐसे वगैरह लिखने के लिए आ जाए आप लोग को तो आप लोग क्या लिखोगे। तो इसके लिए यहाँ पे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे 12 मई 2020 को एड्रेस करी और ऐसा कहा गया कि अब हमारा इंडिया जो है पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट इंडिया के बारे में हम लोग सोचेंगे, यानी कि खुद ही हम लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर होंगे। जो डेफिनेशन दिया गया है सेल्फ रिलायंस का वो ये है कि जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है अब उसमें हम लोग एक चेंज देखेंगे। और साथ ही यहाँ पे इन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया गया कि जब कंट्रीज़ यहाँ पे सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करती है तो ये कुछ डिफरेंट होता है जो कि सेल्फ सेंटर्ड है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड से सेल्फ रिलायंस जो है थोड़ी बहुत डिफरेंट देखने को मिलेगी। इनका ये भी कहना था कि इंडिया की जो कल्चर है ना वो वर्ल्ड में ऐसे कंसीडर की जाती है कि एक फैमिली है, और इंडिया जो है इसकी इसमें आपको एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग की जो कल्चर है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी ये एक तरीके के कंट्रीब्यूट करती है। तो वर्ल्ड जो है ना इंडिया पे ज़रूर यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ है जो कि इंडिया पे ट्रस्ट करती है, और लॉट ऑफ यहाँ पे आप देखोगे कि कंट्रीब्यूट किया गया है डेवलपमेंट ऑफ द इंटायर ह्यूमैनिटी में। यानी कि आप लोग को ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि हम लोग किसी भी चीज़ में आगे है ना तो वो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे तो बहुत ज़्यादा आगे हैं। अभी भी आप लोग कोविड-19 के केस में ही आप लोग देखे होंगे कि हम लोग अपने अपने कंट्रीज़ में तो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर ही रहे, साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज़ को भी अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो उनको हम लोग प्रोवाइड करें, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं यूएसए वगैरह को। साथ ही आप लोग देखोगे कि म्यांमार को भी, बांग्लादेश को भी, डिफरेंट कंट्रीज़ को सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी बेसिस पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा आगे खड़े होते हैं। 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट बताया जा रहा है कि 5 पिलर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले इकॉनमी होगी, सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड इज सिस्टम, फोर्थ इज डेमोग्राफी एंड फिफ्थ इज डिमांड। सो इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम इकॉनमी, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो हमारी पिलर है वो है इकॉनमी। तो यहाँ पे हम लोग को क्वांटम जंप करना है, ना कि इंक्रीमेंटल चेंज लेकर आना है, यानी कि धीरे धीरे या फिर हर एक स्पेसिफिक चीज़ में हम लोग को धीरे धीरे चेंजेस नहीं लेकर आने, एक अच्छा खासा काम करना है हम लोग को जिससे कि हम लोग अपनी इकॉनमी में एक क्वांटम जंप लेकर आए, बहुत बड़ी जंप लेकर आए। क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारी जो इकॉनमिक ग्रोथ है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो इसलिए हम लोग को वापस से पहले जैसे अपने इकॉनमिक ग्रोथ को कैच करने के लिए हम लोग को एक क्वांटम जंप की ज़रूरत है। सेकंड पिलर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लोगों को पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे दर्शाती है मॉडर्न इंडिया को, और हमारे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए आपको पता है कि बहुत सारे स्कीम्स भी चलाए जा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार बजट पे भी फोकस किया गया है। बजट पे भी एक अलग से एलोकेशन की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। थर्ड इज सिस्टम। सिस्टम कहने का मतलब है कि सारी सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्राइवन होनी चाहिए। जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वहाँ पे डेवलपमेंट है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी है वहाँ पे आपकी हार्ड लेबर कम है, हार्ड वर्क कम है, क्योंकि मशीन ज़्यादातर काम करती है, और जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ स्मार्ट वर्क ज़्यादा आता है, ठीक है। डेमोग्राफी है, यानी कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी है जिसमें कि जो कि आपको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की देखने को मिलेगी। डेमोग्राफी कहने का मतलब है कि टोटल पॉपुलेशन, हमारे कंट्री में आपको पता है कि टोटल पॉपुलेशन का मैक्सिमम पॉपुलेशन किस एज की है, अगर 15 से 60 एज के बीच में है तो इट मीन्स कि हमारी डेमोग्राफी बहुत अच्छी है। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ यूथ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि वर्किंग एज ग्रुप ज़्यादा है, यानी कि हम लोग जो है ज़्यादा काम कर सकते हैं, हम लोग अपने इकॉनमी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ज़्यादा काम करके। सो डेमोग्राफी इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। एंड लास्ट वन इज डिमांड। डिमांड, अगर किसी कंट्री में डिमांड नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो यहाँ पे चेन है ना, अगर ये एक बार ब्रेक हो जाता है तो हमारी इकॉनमी की नींव टूट जाती है। तो इकॉनमी को आपको सही तरीके से चलाना है, मार्केट को सही तरीके से चलाना है, तो डिमांड और सप्लाई का जो फंडा है ना उसको क्लियर करना होगा और उसको अच्छे तरीके से बढ़ाना होगा, डिमांड बढ़ाना होगा। अगर लोगों की डिमांड बढ़ेगी तभी तो सप्लाई होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को
नीड है। आप लोग सबको ही जो है अब एप्पल की टैबलेट में आप लोग एप्पल की टैबलेट यूज़ करना चाहते हो, तो एप्पल की टैबलेट अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, डिमांड बढ़ रहा है यानी कि कंपनी के ऊपर प्रेशर बढ़ रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा यानी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सप्लाई होगी यानी कि सप्लाई भी ज़्यादा हो रही है, डिमांड भी ज़्यादा है, परचेज़ भी ज़्यादा होगी, तो ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी की साइकिल है ना वो एक पैटर्न में आ जाती है। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई जो है दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 5 पिलर्स ऑफ सेल्फ रिलायंट आप लोग देख लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें तो यहाँ पे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया और ऐसा बताया जा रहा है कि ये हमारे जीडीपी का 10% है। फोकस किया जा रहा है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज के ऊपर। साथ ही यहाँ पे जो लेबरर्स है, मिडिल क्लास है, कॉटेज इंडस्ट्री है, एमएसएमई है और इंडस्ट्रीज है जो कि दूसरे सेक्टर में, उन सबको यहाँ पे कैटर किया जाएगा। उसके बाद अगर बोल्ड रिफॉर्म देखें यानी कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा रिफॉर्म लेकर आने की ज़रूरत है, जो कि आज की डेट में यानी कि आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा हिट हुई है हमारी इकॉनमी ही नहीं, लोगों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा हिट हुई है। माइग्रेंट लेबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, गरीब लोगों की प्रॉब्लम हो गई, भूख से कितने लोग मर गए हैं। तो इन सारे लोगों की आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक बोल्ड रिफॉर्म लेकर आए। इसमें क्या क्या होना चाहिए? एक सप्लाई चेन रिफॉर्म लेकर आना है एग्रीकल्चर में, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर भी हिट हुई है, एग्रीकल्चर की जो सप्लाई चेन थी वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हुई है। तो एक अच्छा खासा सप्लाई चेन रिफॉर्म लेकर आना है। रैशनल टैक्स सिस्टम होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक टैक्स तो आ ही चुकी है जीएसटी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो एक रैशनल होना चाहिए। सिंपल और क्लियर लॉज होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे कानून बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, बहुत ज़्यादा। एक तो आपको डिले देखने को मिलेगा, किसी भी चीज़ का क्लियरेंस लेने के लिए आपको डिले देखने को मिलेगी। चाहे कोई भी कानून अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट करना है तो उसमें डिले देखने को मिलेगा। कोई लोग को जो है ना हमारे कानून के हिसाब से जो है ना जल्दी कोई भी चीज़ एक्वायर नहीं होती है। तो सिंपल और क्लियर लॉ करना है। साथ ही कैपेबल बनानी है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को, स्ट्रॉन्ग करना है फिनेंशियल सिस्टम को। ठीक है, तो ये सारी अभी ज़रूरत है कि एक बोर्ड रिफॉर्म होना चाहिए, जो कि आज की डेट में ज़रूरत है। ठीक है, ये बातें बताई जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें तो ओवरऑल आप लोग देखो कि यहाँ पे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ कितना आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो पार्ट 1 में कहा जा रहा है कि पहले फेज़ में यहाँ पे जो है 5,94,550 करोड़ यहाँ पे निकाला जाएगा। सेकंड पार्ट में आपका 3,10,000 है। थर्ड पार्ट में आपका 1,50,000 करोड़ है। फोर्थ पार्ट में आपका 48,000 करोड़ है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इवन यहाँ पे 20 लाख करोड़ में आपको देखने को मिलेगा कि आरबीआई की भी कुछ मेजर्स है और आरबीआई के यहाँ पे 8 लाख करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये तो पूरा आपका एक ओवरव्यू है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बड़ी बात कह दी गई है हमारे पीएम मोदी जी के द्वारा, तो इसलिए इसके बारे में आपको फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए एक बार कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले, जिससे कि आप लोग बेटर रिलेट कर सको कि हम लोग किस किस टॉपिक में इसको इंक्लूड करेंगे, किस किस सब्जेक्ट में इंक्लूड करेंगे। तो इंडस्ट्री 4.0 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉस्टरिंग इनोवेशन देखेंगे टेक्नोलॉजी की फील्ड में, सोशल मीडिया देखेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हैं, किस किस फील्ड के आए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस, क्योंकि आप लोग जो भी आंसर राइटिंग लिखते हो उसमें वे फॉरवर्ड में आप लोग बता सकते हो, या फिर अगर इस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में बात आई तो उसमें भी आप लोग बता सकते हो। लोकलाइजेशन थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो क्या ही कहना, इसके बारे में तो जितना बात करो आज के डेट में कम ही है। साथ ही साथ माइग्रेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे, यानी कि इस बार जो हम लोग माइग्रेंट लेबर की जो प्रॉब्लम देखे उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल है। ऑनलाइन लर्निंग देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन में ऑनलाइन लर्निंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो चुकी है, और आप लोग को भी पता है कि जैसे सारे स्कूल के बच्चे जो है अब ऑनलाइन पढ़ने लगे, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद हो चुके हैं, और सबको ही जो है यहाँ पे आपके किस पे फोकस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन में जो ऑनलाइन लर्निंग है तो इसमें बहुत ज़्यादा भागीदारी है इनकी डिजिटाइजेशन की। ठीक है, आप लोग भी मेरी लेसन देख पा रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग है, एक तरीके का प्रोसेस आप कहोगे जिसमें कि आप लोग ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो। और ये जो है आप लोग के पास अगर मोबाइल है और कोई भी चीज़ है, मोबाइल है, लैप या फिर आप लोग के पास टैब वगैरह है, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप लोग के पास अगर इंटरनेट है तो आप लोग मेरे लेसन्स को सुन रहे हो, है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक धांसू से यहाँ पे टॉपिक के बारे में। टेक्नोलॉजी एज एन अनेबलर। ओके, तो टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो कि सारे लोगों के पास हो। ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए जो सिर्फ बना के रख दिया हो और उसकी कोई खास यूज़र नहीं हो। हर एक जनरेशन के लिए आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी और इसकी एडवेंट एक डिफरेंट मीनिंग रखती है। हमारे माता पिता के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी का मीनिंग था वो कुछ और था। उनके टाइम पे जो है ना कंप्यूटर बहुत बड़ी चीज़ होती थी। मोबाइल तो चलिए ठीक है हमारे ज़माने में आई है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर उस समय बहुत बड़ी चीज़ होती थी। उनको लगता था कंप्यूटर सिर्फ अमीर लोग ही रख सकते हैं या फिर बड़े बड़े डेवलपर लोग के ही पास
सी कंप्यूटर होती थी। पहले की जो कंप्यूटर थी बहुत बड़े साइज़ की भी थी, उसको एक रूम में रखा जाता था, रूम के साइज़ का भी कंप्यूटर हुआ करता था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे इनोवेशन होता गया टेक्नोलॉजी में, और कंप्यूटर को आज की डेट में जो है ना एक इतना हैंडी बना दिया गया है कि हम लोग उसको लेकर घूमते हैं, है कि नहीं। पोर्टेबल कंप्यूटर भी आप लोग देखोगे, इस तरीके का कंप्यूटर आपकी बन चुकी है। तो ये क्या है कि ये एक तरीके का आपको देखोगे कि हर एक जनरेशन में टेक्नोलॉजी की मीनिंग डिफरेंट हो चुकी है, हर एक जनरेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और उसको देखने का नज़रिया, ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है ना कि टेक्नोलॉजी को इतना ईजी बनाया जा रहा है कि हर एक जनरेशन के लोग और हर एक लोग हमारे जितने भी इंडिया में हैं वो इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि WWW इट मीन्स कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये जब आया तो इसके बाद जो है ना सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई। इससे पहले क्या था कि लोग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते, हालांकि आज भी पढ़ते, बट लाइब्रेरी में पढ़ते। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करनी है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो आपको लाइब्रेरी जाना होता था, उस तरीके के उस टॉपिक में बुक को सर्च करके आपको निकाल के बैठ के पढ़नी होती थी। बट आज क्या है कि आज कुछ भी आपके दिमाग में आता है, आप तुरंत गूगल ऑन करते हो और बस किसी भी चीज़ को सर्च करते हो और फाइंड आउट कर लेते हो। इट्स सो सिंपल, इट्स सो ईजी, है कि नहीं। तो सोचिए वो एक ज़माना था जिसमें कि लोग लाइब्रेरी जाके ही सब कुछ सर्च करके निकाल के पढ़ते थे। फिर उसके बाद एक और ज़माना था जिसमें कि आप लोग भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किए होंगे कि पहले के समय में बूथ चलता था, एक कॉलिंग बूथ होता था जिसमें कि आप लोग जाओ और फ़ोन करो, STD अगर कॉल करना है, या फिर आप लोग को PCU सेंटर जाना पड़ता था। उसमें भी लंबी कतारों में लाइन खड़ी होती थी, लोग खड़े होते थे कि कब उनका नंबर आएगा और वो फ़ोन में बात करेंगे, पैसे देकर वहाँ पर बात किया जाता था। तो आप लोग को भी ध्यान होगा क्योंकि हम लोग जब छोटे थे, मैं जब छोटी थी तो मुझे पता है कि मैं ये बूथ वगैरह जाती थी मम्मी पापा के। तो आज के डेट में आप सोचिए कि किसी से भी अगर आपको बात करना है, चंद मिनटों में आप लोग जो है फ़ोन लगाते हो और बात कर लेते हो। तो ये समय है, यानी कि ये एक चेंजेस देखने को मिला है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि हर एक टाइम एक नया रेवोल्यूशन आता है। आज के डेट में आप देखोगे कि इंडस्ट्री 4.0 है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा, ये क्यों आया है क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज़ है, वो भी किसमें, ऑटोमेशन में, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में। और ऑटोमेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, वो भी किसके थ्रू की जा रही है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ है, रोबोटिक्स है, और यहाँ पे कॉग्निटिव, यहाँ पे कंप्यूटिंग है। तो ये सारी चीज़ों के द्वारा जो है यहाँ पे आपका स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में भी मैं बताई थी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना कि एक बहुत ही ज़्यादा सेफर टेक्नोलॉजी है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि आप कोई भी डेटा को इनपुट कर रहे हो, जैसे कि आधार नंबर को, यानी कि किसी भी मान लीजिए कि मेरे आधार डिटेल को कंप्यूटर में इनपुट करना है, तो ये क्या होगा, एक ब्लॉक बन के ऐसे तैयार हो जाएगा, इसमें मेरी पूरी डिटेल होगी। मान लीजिए दूसरे इंसान का भी यहाँ पे बी कोई पर्सन है, उनका यहाँ पे डिटेल आपका इनपुट किया गया, फिर ये दूसरा ब्लॉक बन गया, फिर कोई सी आए, सी का यहाँ पे ब्लॉक बन गया, और ये ब्लॉक जो अल्टीमेटली जब इसको आप ओके करोगे, यानी कि इतने लोग का आपको यहाँ पे डिटेल इनपुट करनी है कंप्यूटर में, तो ये क्या होता है ना, पूरी तरीके से इस तरीके से ब्लॉकचेन बन जाता है। यानी कि एक डिब्बे में पूरी इन्फॉर्मेशन, जितने लोगों की आपको इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है उतने लोगों की आप इन्फॉर्मेशन एक डिब्बे में रख सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। इसको ब्लॉकचेन आपका टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इससे क्या है ना कि बहुत सारे आप रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन एक अच्छे तरीके से कर पाते हो, जिसमें कि रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन, यानी कि रिसोर्सेज का कभी वेस्ट नहीं होता है, लेसर वेस्टेज देखने को मिलेगा। एक सर्कुलर अप्रोच होती है जिससे कि हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाते हैं, और अल्टीमेटली क्या है कि ह्यूमन लाइफ्स की इंप्रूवमेंट हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। यानी कि इस तरीके से हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं जिससे कि हमारी रिसोर्सेज का ज़्यादा बर्बादी ना हो और चीज़ें भी हम लोग को मिल जाए। और एक यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन लाइफ्स की ही कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि फास्टर हो जा रही है ना। आज की डेट में आप लोग देखो कि एक मोबाइल में आप लोग पूरी ज़िंदगी टिका के बैठे हो, चाहे आप लोग को कुछ शॉपिंग करनी है, चाहे आप लोग को कुछ सर्च करनी है, चाहे आप लोग को मनी से रिलेटेड कुछ काम करना है, किसी को भेजना है, किसी से मंगवानी है, किसी को पेमेंट करनी है, या फिर बिजली बिल आप लोग को पेमेंट करनी है, मोबाइल रिचार्ज करानी है, ईच एंड एवरीथिंग आपके सिर्फ एक हाथ में है। और इसीलिए इसको कहा जाता है स्मार्टफोन। अगर आप लोग स्मार्टफोन, इस टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियस है कि आप भी अपने लाइफ में एक स्मार्टर पर्सन कहलाओगे, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये भी हमारे हाथ में एक टेक्नोलॉजी है, एक न्यू रेवोल्यूशन है। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा कि इनोवेशन के साथ इसको कपल अप किया जाता है, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। यानी कि ये इसमें इमेंस पॉसिबिलिटीज़ है कि सारी सॉल्यूशंस आपको मिल जाती है। पहले क्या था कि आप लोग देखते हो कि कोचिंग बहुत बच्चे जाते थे, बिना कोचिंग के UPSC की तैयारी करना एक बहुत बड़ी कहा जाता था कि ये तो एक जंग लड़ने जैसा था। लेकिन आज के डेट में बच्चे कोचिंग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो घर में बैठ के आराम से जो है इस तरीके का वेरियस चैनल है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें भी आपको अच्छा भी
पढ़ाई समझ में आती है बस उस चैनल को आप लोग ऑप्ट कीजिए और अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो कहीं भी है, यानी कि ये ऑनलाइन आप मेरी लेसन्स को कभी भी कहीं भी सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली जो है पूरा तैयार होकर एक जगह आकर ही आपको देखना होगा, बिल्कुल नहीं। आप लोग कहीं पे भी बैठो, किसी भी तरीके से अपने कंफर्ट जोन में रहकर आप लोग मेरे लेसन सुन सकते हो, है कि नहीं। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एम्बिशियस यहाँ पे प्रोग्राम है जिसको हम लोग डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कहते हैं, इसका एम बस यही है कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है पूरी तरीके से डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी और नॉलेज इकॉनमी। यानी कि यहाँ पे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का बस एक ही मुद्दा था कि पूरी तरीके से हम लोग अपने सोसाइटी को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। सारे लोग जो पेन पेपर में काम करते थे वो डिजिटली काम कर सके। साथ ही साथ इंटरनेट को और टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना रूरल इंडिया में भी लेकर आना है और डेवलपमेंट करना है, ये एकदम लास्ट माइल तक, यानी कि एकदम जो लास्ट माइल तक, लास्ट विलेजेस है, लास्ट गांव है, घर है, वहाँ तक जो है इस टेक्नोलॉजी को लेकर जाना है। इससे क्या होगा, इससे लोकलाइजेशन होगी, कंटेंट की लोकलाइजेशन होगी, मास नंबर पे जो है ना एक सही तरीके से यहाँ पे लोगों के पास जो है नॉलेज यहाँ पे आपका आएगा। और डेवलपर्स जो है उनको यहाँ पे एबल करना है कि वो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करें, यूज़र एक्सपीरियंस हो, साथ ही साथ फैसिलिटेट करे एक बेटर प्रोडक्टिविटी जो कि इंडियन लैंग्वेज यूज़र्स में हो। आईटी ऑर्गेनाइजेशन से जो कि आज के डेट में काफ़ी अच्छा खासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पावर है उसको लिवरेज कर रही है और जिससे कि प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा इनरिच हो रही है और ये मोर एक्सेसिबल हो रही है लोकल लैंग्वेज यूज़र्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक यही फ़ायदा है कि आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपकी रोबोट बनाई जा रही है ना, उसमें क्या है ना कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को वो समझ सकते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज में वो अपनी बातों को रख सकते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में उनसे क्वेश्चंस करो वो आपको आंसर दे सकते हैं। तो ये बातें होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये एक आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। साथ ही टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड को जो है ना एक तरीके से चेंज करके रखी है। काफ़ी लोगों की यहाँ पे लाइफ को भी सेव किया गया है। जैसे कि अर्ली प्रेडिक्शंस देखने को मिलता है साइक्लोन का, आपके मोबाइल पे ही नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज आ जाती है कि आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो उस स्टेट में अगर कोई भी हाई अलर्ट करनी है, चाहे मान लीजिए किसी भी तरीके का डिजास्टर आ रहा है, चाहे साइक्लोन आ रही है, चाहे आपका अर्थक्वेक आ रहा है, या फिर हाई विंड स्पीड से अगर बहने वाली है, रेनफॉल हेवी होने वाली है, स्नोफॉल होने वाली है, या फिर ओला हेल स्टॉर्म आने वाली है, तो ये सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाती है। तो इससे क्या है ना कि लोगों की लाइफ सेव हो रही है। हम लोग को जब पहले ही पता चल जाएगा कि इस तरीके का नुकसान होने वाला है तो उससे हम लोग अपना बचाव अपना खुद कर सकते हैं, है कि नहीं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प कर रही है टेक्नोलॉजी, डायग्नोज करने में काफ़ी हेल्प कर रही है टेक्नोलॉजी, इवन पेशेंट को ट्रीट करने में भी हेल्प कर रही है। और बहुत ही मल्टीपल वेज से आप देखोगे ना कि हर एक तरीके से यही देखने को मिलता है कि लोगों की ज़िंदगी को ये सिक्योर कर रही है। तो फर्स्टली अगर हम लोग ये देखें तो ह्यूमन जो है ना टेक्नोलॉजी को सेव करते हैं और उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन के लाइफ को सेव करती है ना। सेव नहीं, शेप करती है, यानी कि उसको एक आकार देती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी तो हमारे जैसे ह्यूमन बींग के द्वारा बनाया गया। ये मोबाइल का भी तो आविष्कार हमारे जैसे ह्यूमन बींग ने की है और इसका आविष्कार के साथ क्या हुआ है कि अब हम लोग की ये जो है इनरिचमेंट हो रही है। अब इससे हम लोग जो है ना अपने लाइफ को बचा पा रहे हैं, अपने लाइफ को और ज़्यादा स्मार्ट बना पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि ये वाइस एंड वर्सा है। ओके अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडस्ट्री 4.0। तो वर्ल्ड में आज देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो है डिसरप्शंस देखने को मिल रहा है, इंक्रीजिंग इनोवेशन पेस हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है और रिवोल्यूशनरी पीरियड जो है डे बाई डे आते जा रहा है। आज की डेट में आप देखोगे कि सिंपल प्रोडक्ट इनोवेशंस की डेज आ चुकी है। टेक्नोलॉजी, टैलेंट, न्यू इनोवेशन इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें इमर्ज हो रही है। ग्रेटर कम्प्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपकी बिल्ड हो रही है। इंटेलिजेंट ऑटोमेशन है, टेक्नोलॉजी है जो कि एक न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस लेकर आ रही है कि नहीं। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी बताई जा रही है कि जो हम लोग इसको कह रहे हैं, यानी कि एक तरीके का ट्रांजिशन देख रहे हैं हम लोग अपने टेक्नोलॉजी में, तो इसको फोर्थ रेवोल्यूशन जनरेशन कह रहे हैं, जिसको इंडस्ट्री 4.0 का नाम दिया गया है। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब ही है कि एक ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में चेंज लाना, यानी कि जिस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चल रही थी उस तरीके का नहीं, अब एक न्यू तरीके का आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री 4.0 में 3 टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स देखने को मिलेगी। सबसे पहला क्या होगा कि कनेक्टिविटी बढ़ाया जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू सारे लोगों को यहाँ पे जोड़ा जाएगा। इंटेलिजेंस होगी, यानी कि सारे लोगों को यहाँ पे जो है इस तरीके का यहाँ पे आपको नॉलेज दिया जाएगा कि वो इंटेलिजेंट होंगे। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होगी, यानी कि जो भी चीज़ का आप लोग को इस्तेमाल करना है एक सही तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर पाओगे। तो मेनली यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 तरीके से यहाँ पे आपकी जो है टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड आएगी। कनेक्टिविटी है, यहाँ पे कनेक्टिविटी किया जाएगा, इंटेलिजेंस है और साथ ही साथ यहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन यहाँ पे मेनली चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। आज की डेट में आप कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाओ, इंडस्ट्री में जाओ,
तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलती है ना कि मशीन ज़्यादा काम करती है और यहाँ पे ह्यूमन लेबर जो है बहुत कम देखने को मिलता है। यानी कि मशीन ही सारी चीज़ें काम करती है। इवन मशीन के अंदर इतना ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है कि वो अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चरिंग करने में किसी भी तरीके का डिफेक्ट पाया जाता है ना, तो उसका वो सोल्यूशन भी निकालती है और उसी तरीके से वो काम भी करती है। तो मशीन जब यहाँ पे लोगों के द्वारा किया गया काम को अगर मशीन काम करने लगे और लोगों की कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना अगर यहाँ पे मशीन पूरी तरीके से काम कर सकती है, तो उसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आप लोग किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, कपड़े की भी इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक समय था जहाँ पे आपके 1000 लोग काम करते थे। तो 1000 जो वर्कर्स यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करते थे, क्लोथ इंडस्ट्री में, आज की डेट में इनके जगह ना बस आपको 100 देखने को मिलेंगे। 100 वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, बाकी काम जो है मशीन अपने आप कर रही है। तो इसको यहाँ पे ऑटोमेशन कहा जा रहा है और यही चीज़ें हमारी इंडस्ट्री 4.0 के रेवोल्यूशन में देखने को मिलेगा। अगर हम लोग सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग से देखें तो ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी और पावर लगाई है। और एट फर्स्ट आप देखोगे कि इक्विपमेंट जो बनाया गया था हमारे यहाँ, वो यहाँ पे लकड़ियों से और पत्थरों से बनाया गया था। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े हो तो आप लोग अगर वैदिक एज पढ़े होंगे या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़े हो तो उसमें पता है कि जो भी आपका इनोवेशन किया गया था वो पत्थरों से किया गया था। पत्थर से लोग जो है हंटिंग करते थे, अपना जो है किसी तरीके से गुजारा करते थे। फिर यहाँ पे आपका धीरे धीरे जो है लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इस तरीके से जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है इंडिया में। और आज की डेट में हम लोग इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किए हैं कि एक रेवोल्यूशन आ गई है जिसकी इम्पैक्ट हमारे पूरे सोसाइटी में और पूरे वर्ल्ड इकॉनमी को अफेक्ट कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोलाइजेशन के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या आया था, जब मैकेनाइजेशन आई थी, मशीन आई थी, स्टीम पावर आई थी, वाटर पावर आई थी, ठीक है। तो पहली रिवोल्यूशन अगर हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें तो इसमें मैकेनाइजेशन हुई थी। सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें तो ये आपका मास प्रोडक्शन हुआ था, असेंबली लाइन देखने को मिला था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे मास प्रोडक्शन और असेंबली लाइन यहाँ पे क्रिएट किए थे। वहीं अगर थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें तो ये IT सिस्टम के साथ है और ऑटोमेशन के साथ है। वहीं अगर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें तो अब यहाँ पे जो बात किया जाता है वो साइबर फिजिकल सिस्टम के द्वारा यहाँ पे बात किया जाता है, यानी कि साइबर स्पेस की बात करते, साइबर सिक्योरिटी की बात करते, ये सारी चीज़ों की बात करते। साथ ही साथ इसमें आपको फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑटोमेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने के बात है। तो ये चारों जो आपकी इंडस्ट्री रिवोल्यूशन है इसको आप लोग को नोट डाउन करनी है कि ये चारों इंडस्ट्री रिवोल्यूशन में किस तरीके की चेंजेस आई थी। यहाँ से आपकी प्रीलिम्स की क्वेश्चंस बन सकती है। ओके, अब आगे आइए, इंडस्ट्री 4.0 जो है ना, ये पूरी तरीके से हमारी ट्रेंड को जो ग्रो करते जा रही है ऑटोमेशन की तरफ, डेटा एक्सचेंज की तरफ, जो कि टेक्नोलॉजी में है, उसको ये डिस्क्राइब करी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी हम लोग जो है इस तरीके का ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स कम्युनिकेशंस बिटवीन डिवाइसेस, यानी कि आपकी एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के बीच में अगर कम्युनिकेट करने लगे तो इसको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप लोग को अगर टीवी भी चलानी है तो रिमोट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सैमसंग की फ़ोन है और सैमसंग की टीवी है तो आप अपने फ़ोन से ही जो है ना अपने टीवी को ऑपरेट कर सकते हो। सो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेम चीज़ आपको इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा एंड इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आपका साइबर फिजिकल सिस्टम है, यानी कि अच्छा खासा एक साइबर फिजिकल सिस्टम है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी और साइबर स्पेस की काम की जाती है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है। स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पे मशीन का इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। स्मार्ट फैक्ट्रीज़ है जिसमें कि आप लोग को देखने को मिलेगा कि सारा काम सिर्फ मशीनों से हो रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग है, इट मीन्स कि एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। एडिटिव यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है। बिग डेटा है, ठीक है। बिग डेटा इट मीन्स का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जिसको मैनेज किया जाता है। रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स तो बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। कॉग्निटिव अगर कंप्यूटिंग देखोगे, यानी कि एक तरीके का यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम जिसमें कि आपकी स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे काम भी इसमें आपका कम समय में हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब ह्यूमन बींग के जैसा कोई रोबोट खड़ा हो जाए, जैसे चिट्टी आप लोग रोबोट में देखे होंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ब्लॉकचेन है, अभी जो मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बताई थी। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री 4.0 और इसी पे काम आपका चलते जा रहा है। ऑटोमेशन क्या है ना कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को और ज़्यादा यहाँ पे जो है इजी बना दिए। मशीन्स आप लोग देखोगे जो कि फैक्ट्रीज़ में है वो ऑगमेंटेड किया जा रहा है, वो भी वायरलेस कनेक्टिविटी से सेंसर के द्वारा यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है और जो भी प्रोडक्शन प्रोसेसेस है उसको विजुअलाइज भी किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आज के डेट में आप लोग देखोगे कि हम लोग बात करते हैं 5G की, यानी कि बहुत जल्द हम लोग 5G में पूरी तरीके से रोल आउट होंगे। और सबसे खास बात ये है 5G को लेकर कि जब पूरी कंट्री यानी कि दूसरे बड़े कंट्री भी जैसे US, चाइना और सारे कंट्रीज जब रोल आउट करेंगे 5G
5G में, उसी समय में इंडिया भी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या है ना कि सारी चीज़ों को बहुत लेट करते हैं। जब यूएस चाइना रशिया फ्रांस ये सारे कंट्रीज जब किसी भी टेक्नोलॉजी को एडवेंट कर लेते हैं तब हम लोग उसके पीछे पीछे करते हैं। बट ये 5G के टाइम पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। 5G से क्या होगा कि और ज़्यादा फास्टर रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा, यहाँ पे आपको रियल टाइम कम्युनिकेशंस देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग को देखिए कि एक एक करके यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये आपका जो है रिवोल्यूशन के बारे में बताया गया है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो कि डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज़ को रिलेट करती है। ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ है जो कि वर्चुअल वर्जन को क्रिएट करेगी, वो भी रियल वर्ल्ड इंस्टॉलेशन प्रोसेस और एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से आपका लिंकअप किया जाएगा। जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुई थी वो भी इंडस्ट्री 3.0 में, तो ये एक डिसरप्टिव था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था ना कि ये हमारे लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि अब कंप्यूटर का इन्वेंशन जो है पूरी तरीके से ह्यूमन पावर को, ह्यूमन जो आपकी लेबर है उसको कहीं ना कहीं कम कर देगी। बट ऐसा तो हुआ नहीं। जैसे ही कंप्यूटर आपकी आई तो हम लोग और ज़्यादा इन्वेंट करने लगे, सारी चीज़ें हमारे लिए जो है और ज़्यादा ईजी हो गई थी। वहीं अगर हम लोग बात करें आगे बढ़ने की, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कुछ यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि साइबर फिजिकल सिस्टम का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का और इंटरनेट ऑफ सिस्टम का। ये तीनों चीज़ की कॉम्बिनेशन क्या बनाती है, इंडस्ट्रियल 4.0 को काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल बनाती है। उसके बाद है रेडिकल पीस, यानी कि रेडिकल पेस फॉर इनोवेशन। किस तरीके से इनोवेशन हम लोग कर सकते हैं, तो इनोवेशन को कनेक्ट किया जाएगा। अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे इनोवेशन को मोर देन पहले से अगर हम लोग ज़्यादा करेंगे, तो इनोवेशन जो है ना एक फंडामेंटली आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से चेंज हो रही है। जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड को चेंज करते हैं तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन जो है अपने आप आती है। स्केल, स्कोप, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीज़ है जो कि यहाँ पे आपका कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया गया था। तो ये जो एक्सपोज करती है ये हमें एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा ही, और एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ में ही ये हमें एक्सपोज करती है। आज की डेट में आप देखोगे कि कंबाइंड आपको जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग बात करते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, रोबोटिक्स की, 3D प्रिंटिंग की, नैनो टेक्नोलॉजीज़ की। तो ये सारी जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है ना, बायोटेक्नोलॉजीज़ में आप लोग देख रहे हो कि जीन सिक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, जीनोम सिक्वेंसिंग है, जीन एडिटिंग है। तो ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। यानी कि मान लीजिए कि किसी भी इंसान को अगर किसी भी तरीके की डिजीज़ है, जैसे कि कोई भी मदर को अगर यहाँ पे डायबिटीज़ है और वो अगर प्रेग्नेंट है और उनके अगर बेबी होने वाले हैं, तो ऐसा जीन एडिटिंग किया जाएगा कि मदर में जो ये इस तरीके का जीन में जो ये कैरेक्टर है डायबिटिक वाला, तो इसको कट कर दिया जाएगा और ये मॉडिफाई करके जो है ना ये जीन आपके बच्चों में, उनके इस मदर के बच्चों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इस तरीके की जो जेनेटिक डिजीज़ है ना, इसका ट्रांसफ़र होना कम हो जाएगा आगे आने वाले जनरेशन में, और फिर हमारे यहाँ जो है ना डिजीज़ का जो बर्डन है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, मटेरियल साइंस पे ध्यान दे रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग लार्ज डेटा को बहुत ही कम जगह पे और बहुत ही यहाँ पे आप लोग कंप्रेस करके जो है डेटाज को रख सको, इस तरीके का हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या है ना कि बहुत बड़ी एक फ्रेश चैलेंज निकल कर आएगी और अपॉर्चुनिटी भी निकल कर आएगी इनोवेशन को लेकर। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर एक जगह आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे फेस करती है। ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यानी कि शिफ्ट होती है प्रोडक्ट सेंट्रिक आपकी बिजनेस मॉडल से एक न्यू मॉडल में, जो कि फोकस कर रही है कि किस तरीके से डिफरेंट सोर्सेज ऑफ न्यू वैल्यू प्रोपोजिशन को क्रिएट करे और कैप्चर करे। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। अब यहाँ पे आपका बात किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कॉर्पोरेट, यानी कि कॉर्पोरेट के लिए जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ एक रिपोर्ट है, हमारे यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार हमारी जो रैंकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। तो एक अच्छा खासा ऐसा इन्वायरमेंट देना है कॉर्पोरेट सेक्टर को कि वो अपने बिजनेस अच्छे तरीके से कर सके। इम्प्रूवमेंट की बात करें तो रैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, और इंसॉल्वेंसी इंप्रूवमेंट जो देखने को मिल रहा है वो बिजनेस को स्टार्ट करने में और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको पता है कि टोटल यहाँ पे 10 आपके पैरामीटर्स होते हैं। तो उन 10 पैरामीटर्स में से हम लोग सबसे ज़्यादा जो इंप्रूवमेंट किए हैं वो एक पैरामीटर है स्टार्टिंग ए बिजनेस, यानी कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, और इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, यानी कि मान लीजिए कि कोई भी कंपनीज है, ऐसी कॉर्पोरेट सेक्टर है जो कि इंसॉल्वेंट हो गई, इट मीन्स कि ह्यूज डेट में चली गई, अब वो जो है इस डेट को, इस कर्जे को पे करने के मीन्स कंडीशन में नहीं है, तो इंसॉल्वेंट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि इंसॉल्वेंट आपका जो है एक रिजोल्यूशन लेकर आया गया है कि जितनी भी कंपनीज और कॉर्पोरेट सेक्टर अगर इस तरीके से इन डेट में फंस जाते, पूरे डेट में फंस जाते, तो उनको यहाँ पे बचाया जाएगा। तो ये जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे इंडिया की अगर रैंक की बात करें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में।
की फीचर्स क्या क्या है, डायरेक्ट लाइसेंस दिया जाएगा सिक्योरिटीज़ को, वो भी इंडियन पब्लिक कंपनीज़ के द्वारा, जिसमें कि हम लोग फॉरेन जुरिस्डिक्शन को परमिसेबल कर पाएंगे। प्राइवेट कंपनीज़ है जिसमें कि आपकी एनसीडीज़ को लिस्ट की गई है यहाँ पे आपका स्टॉक एक्सचेंज में, इंक्लूड किया जाएगा जो भी यहाँ पे पार्ट 9 है, यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूसर कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 1956 की है, तो उनके यहाँ पे प्रोविजन को इंक्लूड किया जाएगा। पावर है कि हम लोग एडिशनल और जो स्पेशलाइज्ड बेंचेस है उनको यहाँ पे बनाएंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का। साथ ही लो पेनाल्टीज होंगे सारे डिफॉल्ट के लिए, जो भी स्मॉल कंपनीज के हैं या फिर वन पर्सन कंपनीज के या फिर प्रोड्यूसर कंपनीज के स्टार्टअप के लिए, तो उनके लिए लो पेनल्टीज जो है यहाँ पे रखी गई है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि 10 यहाँ पे आपकी जो पैरामीटर्स है, क्योंकि ये आपकी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर में ही 2019 में आपकी पूछ ली गई थी कि 4 ऑप्शन था, इसमें से पूछा गया था कि कौन सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पैरामीटर नहीं है। सो यू हैव टू नो कि 10 पैरामीटर्स क्या क्या है। सो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। फर्स्ट वन इज स्टार्टिंग बिजनेस, सेकंड इज गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, फोर्थ इज रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, फिफ्थ इज प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड सिक्स्थ इज गेटिंग क्रेडिट, सेवन्थ इज एम्प्लॉयर्स वर्कर्स, एट इज आपकी यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग, नाइन्थ इज पेइंग टैक्स एंड 10th इज इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये सारी है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। ओके, तो ये 10 है, तो 10 आपको जो है पूरी तरीके से इंडिकेटर ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडस्ट्री 4.0 जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि आज ही के डेट में रेलिवेंट है, ये आपका कोविड-19 के पहले भी ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट थी, और आज के डेट में ये ज़्यादा है क्योंकि हम लोग जो है और ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया जो है पूरी तरीके से पैंडेमिक के घेरे में घिर चुकी है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ना, काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शंस देखने को मिल रहा है, जो कि आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखे थे। कुछ मैन्युफैक्चरर्स जो है वो भी यहाँ पे प्रोडक्शन को पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं। कुछ यहाँ पे आप देखोगे कि अपनी डिमांड को, क्योंकि यहाँ पे डिमांड आपका पूरी तरीके से घट गया है, और कुछ जो है ना किसी फील्ड में आपको जो है ह्यूज इंक्रीज डिमांड में देखने को मिल रहा है। तो हर एक मैन्युफैक्चरर्स जो है एक क्राइसिस के कारण जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, हर एक तरीके से इम्पैक्ट हुए। तो इसलिए यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा आज के डेट में हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोस्ट अगर कोविड-19 के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री 4.0 का क्या रोल रहेगा। तो यही चीज़ें बताई जा रही है कि आज के डेट में जो है ना इतनी सारी क्राइसिस है, तो हम लोग को यहाँ पे इंडस्ट्री 4.0 पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के डेट में कोविड-19 पेंडेमिक जो है ना, इसके क्या हुआ है कि जो एग्जीबिशंस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेडी है कि वर्चुअल स्पेस ले रही है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि जितने भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहे हैं वो डिजिटल वेब में हो रहे हैं। अगर क्राइसिस से पहले आप देखोगे तो इंडस्ट्री 4.0 जो था ना, एक तरीके का एरिया था जहाँ पे ग्रेट इंटरेस्ट थी बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स को, बट आज के डेट में ना ये इनसेंसिटिव हो गई है, इनएप्रोप्रिएट हो गई है कि हम लोग इंडस्ट्री 4.0 को डिस्कस करें। और यहाँ पर आप देखोगे कि बिजनेस ड्राइवर्स जो है इंडस्ट्री 4.0 के प्री क्राइसिस वाले एरिया में, तो मेनली वो फोकस करते थे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि कॉम्पिटिशन थी तो के एडवांटेज के बारे में सोचते थे, कॉस्ट रिडक्शंस कैसे करनी है ये सोचते थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पहले ध्यान दिया जाता था। और गोल जो था ना वो बहुत स्मूथ बिजनेस को लेकर जा रही थी और बहुत बेटर तरीके से चल रही थी। मेनली यहाँ पे जो आप फोकस देखोगे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स का, तो वो यहाँ पे ये था कि उनको ज़्यादा से जल्दी सर्वाइव करनी है, यानी कि बहुत फास्ट यहाँ पे सर्वाइव करनी है। फॉरमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे कि डैमेज लिमिटेशंस को भी यहाँ पे ध्यान में नहीं रखते थे। इमीडिएट अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर्स की देखें तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ह्यूज रिडक्शंस देखने को मिला है, क्योंकि नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप लोग को पता है कि 2 महीने से सिर्फ हम लोग जो बात कर रहे हैं वो एसेंशियल कमोडिटीज़ के बारे में बात करें, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन आज के डेट में अब सब चालू हो गई है, क्योंकि अनलॉक फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है। तो वही चीज़ें बात कर रही है कि इतना सारा चीज़ हमारे यहाँ जो हिट हो चुकी है, क्राइसिस आ चुकी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इंडस्ट्री 4.0 एक तरीके का सोल्यूशन है, जो कि अगर हम लोग इसको सारे कैटेगरीज में अगर डिप्लॉय करें, जो भी नॉन एसेंशियल बिजनेस एक्टिविटीज़ है, तो यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है। बिगर क्वेश्चन ये है कि इंडस्ट्री 4.0 क्या अब यहाँ पे कहीं से भी रेलिवेंट रह चुका है? अगर ये रेलिवेंट है तो क्यों और क्या रोल रहेगा इसका कि हम लोग इसको आगे लेकर चलें? तो हम लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग को बिलीव करना होगा इंडस्ट्री 4.0 कि ये एप्लीकेबल तो नहीं है, जैसे ये पहले था वैसे ये आज के डेट में नहीं है, बट एक्चुअली ये पहले के आज की कंडीशन जैसी है ना, उसके बेसिस पे अगर हम लोग इंडस्ट्री 4.0 को लेकर आगे चले तो और बेटर हो सकता है। प्रायोरिटी हम लोग को आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग पर करना है, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर तभी हो पाएंगे जब हम लोग की जो इम्पोर्ट है वो अगर कट होगी और एक्सपोर्ट अगर बढ़ेगी तो हम लोग आत्मनिर्भर कर पाएंगे। और 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस पे ये हो पाएगा। सबसे पहला है कि सर्वाइवल,
लोगों को यहाँ पे सर्वाइव करना है। सेकंड है कि रिकवरी, यानी कि जिसको भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है क्राइसिस में, जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, वो रिकवर करें। थर्ड है बिजनेस एज यूजुअल, यानी कि जो पहले आपका पोस्ट क्राइसिस पैराडिग्मा के बाद जो बिजनेस होगी वो एज यूजुअल वैसे ही चलेगी जैसे पहले थी। तो यहाँ पे मेन चीज़ें ये बताई जा रही है कि जो गोल है सारे मैन्युफैक्चरर्स का, वो यहाँ पे थर्ड स्टेज का है, क्योंकि सारी बिजनेस जो है वो अपने वापस जैसे ही वो लोग थे वैसे ही वाले रेंज में वो लोग आना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे हम लोग को अगर थर्ड स्टेज पे आना है ना, तो यहाँ पे हम लोग को फिर से ये प्रोसेस स्टार्ट करनी होगी। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और लास्ट स्टेज में पहुँचते पहुँचते जो है हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो एक साथ हम लोग सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, हम लोग को धीरे धीरे जो है इस क्राइसिस से बाहर आना पड़ेगा। अब आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये बताया जा रहा है कि एमएसएमई जो सेक्टर है हमारी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसकी अगर इंटरवेंशन देखें तो फर्स्ट है कि ई मार्केट लिंकेज होगा, यानी कि जो एमएसएमई इंडस्ट्री में आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चर होती है, ये हमारे जीडीपी का बहुत ज़्यादा ही अराउंड यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 30% तक का कंट्रीब्यूट करती है। एक्सपोर्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है इस सारे प्रोडक्शंस का जो भी यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर से होती है। तो अब इनकी जो मार्केट को ई मार्केट यानी कि ऑनलाइन मार्केट यहाँ पे लिंकेज किया जाएगा, जिससे कि इनकी ट्रेड जो है एक फेयर हो और एग्जीबिशन भी इनका हो सके। ठीक है, इनको प्रमोट किया जाएगा। फिनटेक की बात करें तो ये भी यूज़ किया जाएगा, जिससे कि ट्रांजैक्शन बेस्ड जो लेंडिंग है ना वो इन्हेंस की जाएगी, और डेटा जो भी यहाँ पे ई मार्केट के द्वारा यहाँ पे आपका जो है जनरेट किया जाएगा। एमएसएमई जो है वो रिसीवेबल है, यानी कि गवर्नमेंट से सीपीएसई से जो है वो रिसीव किया जाएगा और इसको रिलीज़ की जाएगी नेक्स्ट 45 डेज़ में। तो फिर अब यहाँ पे आते हैं कोविड-19 के बारे में बात किया जा रहा है कि कोविड-19 जो है ना हम लोग को एक रेडिकल शिफ्ट में यहाँ पे लेकर आई है, जिससे कि हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। एक नया हम लोग एक न्यू नॉर्मल का डिस्कशन भी हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है, हम लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ रहा है किस चीज़ों के बारे में, सेल्फ क्वारंटाइन के बारे में बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करते हैं। और ये पैंडेमिक आप जो देख रहे हो ना, ये ड्रामेटिक अपीयरेंस है, ये हमारे बहुत सारे ट्रेंड को भी एक्सेलरेट करेगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्लो होगा। तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है कि कोविड-19 जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स तो है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके इंडस्ट्री 5.0 पे आ जाए। नो, अभी भी हम लोग को इंडस्ट्री 4.0 पे ही यहाँ पे जो है स्टिक होना होगा। इंडस्ट्री 5.0 लाने की अभी कोई भी बात नहीं है। कोविड-19 से जो क्या होगा ना कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हो कि हर एक चीज़ यहाँ पे डिजिटली बेस्ड हो चुकी है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये तो ज़रूर होगा, ये तो तय है। और यहाँ पे साथ साथ आप लोग देखते हो कि इंडिया में क्या है कि आरोग्य सेतु ऐप है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन जो है ना ऑफिशियल कोविड-19 ट्रैकर है, और इससे क्या होगा कि डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, यानी कि यहाँ पे आपको बताया जाता है कि इम्यूनिटी, डिजिटल इम्यूनिटी है, आपकी इम्यूनिटी लेवल को भी चेक किया जाता है। इम्यूनिटी लेवल को तो चेक नहीं करती, बट आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, कफ एंड कोल्ड है कि नहीं, गले में खराश है कि नहीं, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे फास्टेबल स्केलेबल सॉल्यूशन है इंडिया की कोविड-19 चैलेंजेस का, जिससे कि हम लोग यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को एम्प्लॉय कर पाए डायग्नोसिस करने के लिए, और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी कि अगर आप लोग किसी भी सस्पेक्टेड अगर कोविड-19 पेशेंट के अगर कांटेक्ट में आते हो तो आपके पास ये नोटिफिकेशन भी आ सकती है। तो ये क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए, आम लोग जो है ना, आम जनता इसको डायग्नोस करने के लिए कि वो खुद को भी देख रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेस भी कर पा रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो है ना ये आपका टैप करेगी, जिसमें कि हम लोग टेलीमेडिसिन को प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ रिमोट पार्ट्स में स्पेशली आप देखोगे। और इस क्राइसिस के मोमेंट में ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन है ये इंक्रीज़ करेगी हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के फ्यूज़ को, और ये इनिशिएटिव भी देखने को मिल रहा है सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट पैंडेमिक के कारण क्या हो रहा है कि ये जो ट्रांजिशंस है ना ये सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल रही है हमारे इंडस्ट्री में, स्पेशली किस किस चीज़ में, तो टेक्नोलॉजी में, फूड डिलीवरी सर्विस में, कस्टमर सर्विस में, वर्चुअल इवेंट में। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिल रही है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारी जो है मेजर अकरेंस वर्ल्ड वाइड हो रही है, जैसे कि आप लोग देखोगे कि ऑनलाइन सर्विस को सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी भी आप लोग को सारी चीज़ें अगर आप लोग को मंगवानी है, कोई भी चीज़ अगर मेडिसिन भी मंगानी है, तो आप लोग नेटमेड ये सारी जितनी भी ऐप है उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर आप लोग को ग्रॉसरी वगैरह मंगानी है तो बिग बास्केट या फिर अमेजॉन जो अमेजॉन पेंट्री है इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर कोई और भी नॉन एसेंशियल की चीज़ें होगी तो आप लोग जो है ऑनलाइन सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे होंगे। इनॉर्मस रिक्वायरमेंट है, यानी कि आज की डेट में अगर हम लोग डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बेसिक चीज़ क्या प्रोवाइड करनी है, इंटरनेट प्रोवाइड करनी है। क्योंकि जब तक इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक जो है लोग ऑनलाइन जो सिस्टम है, ऑनलाइन जो यहाँ पे प्रोविज़न है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्री को सबको यहाँ पे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, चाहे इंडस्ट्री बड़ी हो या छोटी हो, इससे मतलब नहीं है। इंटरनेट ऐसा पहुँचाना है कि सारे लोग यहाँ पे उससे कनेक्ट हो सकें।
कोविड-19 पैंडेमिक का अगर इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे इम्पैक्ट जो होगा ना वो वैल्यू ऑफ आईटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस के में होगा, जो कि हम लोग इंडस्ट्री और बिजनेस में देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे टाइम के हिसाब से इसको यूटिलाइज़ भी किया जाएगा कि हम लोग इस तरीके के ट्रांजिशंस को और ज़्यादा स्पीड अप कर सकें, और हम लोग जो कॉर्पोरेट एबिलिटी है लॉन्ग डिस्टेंस कोलैबोरेटिव वर्क का, उसको भी यहाँ पे हम लोग इन्हांस कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस का क्या वैल्यू है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या वैल्यू है सारे एम्प्लॉयज़ में, और एबिलिटी होगा कि हम लोग यहाँ पे मार्केट को ऑनलाइन लेकर आए, बिजनेस डेवलपमेंट यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन कर सकें। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि यहाँ पे जो हमारा कोरोना वायरस के क्राइसिस का जो टाइम है, डिजिटल इंडस्ट्री जो है ना वो यहाँ पे वर्चुअल रोल काफ़ी ज़्यादा प्ले कर रही है इस पैंडेमिक में। साथ ही साथ क्यों ऐसा है, क्योंकि इंटरप्राइज जो है ना वो यहाँ पे फेल हो चुकी है अपने फिनेंशियल टारगेट को स्पॉट करने में, क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गया है, कस्टमर की डिमांड कम हो गई है, क्योंकि आज के डेट में हम लोग घर में बैठे हैं, कोई भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं है, बस एसेंशियल चीज़ें की ज़रूरत हो रही है, खाने पीने की ही बेसिकली ज़रूरत हो रही है, बाकी तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है नहीं। तो लोगों की डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से घट चुकी है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम लोग हिस्ट्री में ऐसा देख रहे हैं कि डिमांड, सप्लाई और वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी जो है ना पूरी तरीके से ग्लोबल लेवल पर ये अफेक्ट हो गई है। सोशल डिस्टेंसिंग, एम्प्लॉय सेफ्टी मेजर्स, ये सारी चीज़ें एडिशनल लेवल ऑफ प्रेशर है जो कि मैन्युफैक्चरर्स पे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। 40 to 50% जो उनके वर्कफोर्स है ना वो अनअवेलेबल है कि वो यहाँ पे अपने फंक्शंस को ऑन साइट परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे जो ऑफिस एम्प्लॉय है या फिर नॉलेज वर्कर्स है वो यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि रिमोट वर्क में शिफ्ट हो रहे हैं, और वो वहीं पे ऑपरेटिंग मोड को एज ए डिफ़ॉल्ट मांग रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि माइग्रेंट लेबर जो है आज के डेट में अपने स्टेट पहुँच रहे हैं, और जहाँ पे भी वो पहुँच रहे हैं वहीं पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। यूपी में आप लोग देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर है उनको वहीं पे काम दे दिया जा रहा है और वो वहीं पे खुश है। जो वो जैसे बिहार के माइग्रेंट लेबर है तो वो मुंबई जाते हैं, यूपी जाते हैं, दूसरे स्टेट जाते हैं, जहाँ पे उनको जो है 1,000 रुपये का अगर काम मिल रहा है, और वही चीज़ें बिहार में अगर 100 रुपये के काम मिल रहे हैं ना, तो अब ये माइग्रेंट लेबर जो है ना अपने नेटिव प्लेस को तो छोड़ के नहीं जाने वाले, वो 100 रुपये में ही गुजारा कर लेंगे, लेकिन दूसरे स्टेट में वो नहीं जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल आपकी जो स्पेसिफिक स्टेट है उसको बहुत ज़्यादा इस तरीके का लॉस हुआ है। तो ये सिचुएशन से हम लोग को देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी है, कंपनीज़ भी है, क्योंकि अब देखिए कि बिहार में ये इतने सारे लेबर्स आ चुके हैं, यानी कि हर एक स्टेट में, बिहार में ही नहीं, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल बता रही हूँ, क्योंकि बिहार में अप्रॉक्स जो है 20 लाख ऐसे माइग्रेंट लेबर थे जो कि बाहर थे और उनको लाया गया है, अभी भी लाया जा रहा है। तो बिहार में क्या है कि बहुत सारे माइग्रेंट लेबर आ गए, अब बिहार में अपॉर्चुनिटी इंक्रीज़ हो गई। यहाँ की सरकार पर अब एक प्रेशर आ चुका है कि सारे लोगों को वो काम दे, नहीं काम देंगे तो ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है बिहार में, तो और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी सरकार को। तो सरकार क्या करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, सेटअप करेंगे, वो यहाँ पे जो लोगों को है वो काम देंगे, तो ये सारी चीज़ें होगी। तो हर एक स्टेट इस तरीके से जो है ना अपने आप में डेवलप हो पाएगा। हर एक चीज़ों को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखना चाहिए। हर एक सिचुएशन में आपकी जो है ना कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी ज़रूर दिखेगी। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर सोचने की बात है तो यहाँ पे फ्रंट लाइन वर्कर्स के बारे में सोचने की बात है, डेस्क वर्कर्स के बारे में सोचने की बात है कि ये जो है आज के डेट में बहुत ज़्यादा खड़े हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करूँ तो यहाँ पे पुलिस है, डॉक्टर्स है और म्यूनिसिपल आपके जो वर्कर्स है वो सारे हैं। तो ये सारे जो है ना आज की भी डेट में वो फील्ड वर्क कर रहे हैं। जब से कोरोना वायरस की हिट हुई है हम लोग घर में बैठ गए हैं, लेकिन ये सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज के भी डेट में वो अपना ओवर टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कि हम लोग इसमें कनेक्टेड वर्कर टेक्नोलॉजीज़ लेकर आए, जिससे कि वर्कर्स को हम लोग एम्पावर कर सकें उनके सेफ्टी के बारे में, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में और प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो ये सारी चीज़ भी हम लोग टेक्नोलॉजी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लास्टली यही चीज़ देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे समझना होगा और उसी तरीके से काम करना होगा कि एक न्यू नॉर्मल जो है अब हम लोग इसके साथ जिएंगे, और एक अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ का होता है, और वो भी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री 4.0 में। तो आई होप कि ये आर्टिकल बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही लेंदी थी और काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताया गया है। तो इंडस्ट्री 4.0 के बारे में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। बहुत ही अमेजिंग सी मुझे ये देखने को मिली। ठीक है, आर्टिकल बहुत अच्छी थी, शानदार आर्टिकल। अब यहाँ पे देखते हैं फॉस्चरिंग इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन को यहाँ पे बढ़ाना है। अब इंडिया की बात करूँ तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें चैलेंजेस बहुत है, और वो भी डिमांड को लेके। तो लास्ट फ्यू ईयर्स में आप लोग देखोगे कि इंडिया में जो इनोवेशन है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुई, लार्ज स्केल सोशल इनोवेशंस हुई है। अब एक बिग इनोवेशंस की ज़रूरत है, वो भी पब्लिक सर्विस में, पब्लिक
सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है अटल इनोवेशन मिशन को सेटअप करी है, जिसमें कि हमारी जो इनोवेशन का कल्चर है और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको यहाँ पे बढ़ावा देना है। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ योर प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स और ईपीएफओ को भी आप एग्जाम देने वाले हो, तो उसमें भी ये सारी जो आपकी करंट अफेयर्स की जो टॉपिक्स है उसमें आपकी स्पेशली गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ईपीएफओ की अगर आप लोग तैयारी करो तो इस पे लिए भी आप लोग फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन है, इसका एम भी आपसे पूछ लिया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आई हुई है। तो यहाँ पे क्या है कि इनोवेशन के कल्चर को और ज़्यादा प्रमोट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे प्रमोट करनी है, यानी कि ऐसे लोग जिनके अंदर कुछ अलग करने की चाह है, उनके अंदर जो है बिजनेस का कुछ एक अलग आइडिया है, तो वो अपनी बिजनेस अगर सेटअप कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो राइज हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम लोग ह्यूमन लाइफ को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे और अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सिंपल बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही एक अच्छा खासा मीनिंग है कि एक तो ह्यूमन लाइफ को भी इंप्रूव करो और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करो। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चैलेंजेस देखें तो ये जो है आज की डेट में वर्ल्ड फेस कर रही है, दोनों काम यहाँ पे एक साथ नहीं हो पा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो भी यहाँ पे एसेंशियल है कि हम लोग एक नेशनल वेलबींग को यहाँ पे इंप्रूव करें। न्यू इन्वेंशन इनोवेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मास प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशंस में, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट है जो कि है थॉमस माल्थुस, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि कौन यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं कि जो वर्ल्ड है ना वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं करते। तो कौन है ऐसा कि जो कि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसको सपोर्ट नहीं करते। उसी सेम वेन में अगर हम लोग देखें तो आज के जो इन्वेंटर्स और जो इनोवेटर्स है वो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ना ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये हैंड टू हैंड जाए। तो ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। खैर कोई ना, आप लोग यहाँ पे समझिए कि सोशल इंटरप्रेन्योर्स है ना वो यहाँ पे आज की भी डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं और बिगिनिंग ऑफ टाइम से भी देख रहे हैं। रिलेटिवली ये रिसेंट सर्च है हमारे सोशल इंटरप्रेन्योर का कि वो यहाँ पे लार्जर और जो मोर रिसेंट यहाँ पे जो आपकी कंटेक्स्ट है उसका एक पार्ट है। तो आइए यहाँ पे बात की जा रही है अटल टिंकरिंग लैब की, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये एक तरीके का आपका अप्रोच है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए और जो इंडियन स्टूडेंट है उसमें क्रिएटिविटी बढ़ पाए। इसका एम है कि जो भी नेसेसरी स्किल्स है उसको इन्हांस करना है बच्चों में और उनको हेल्प करना है कि वो अपनी प्रोफेशनल और जो पर्सनल स्किल्स है उसको वो डेवलप कर सकें। अटल टिंकरिंग लैब की बात करें तो ये एक वर्क स्पेस होगा जहाँ पे यंग माइंड यानी कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अपने माइंड को, आइडियाज़ को और ज़्यादा शार्प कर पाएंगे। और जो भी यहाँ पे अटल टिंकरिंग आपका लैब्स है तो वो अटल टिंकरिंग इनोवेशन के अंदर आएगी और इसको किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है तो नीति आयोग के द्वारा मॉनिटर किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें आप लोग को ध्यान देना है। ओके, अटल टिंकरिंग लैब के बारे में आप लोगों को सब पता चल गया। सोशल इंटरप्रेन्योर की बात करूं तो ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा क्रिएचर होते हैं। एक हाइब्रिड देखने को मिलेगा, यानी कि एक ऐसे इंसान जो कि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं और वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में, इनोवेटिव फॉर्म में, अपॉर्चुनिस्टिक फॉर्म में वो यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं। सोशल इंटरप्रेन्योर जो है मेनली फोकस करते हैं कि किस तरीके से वो पब्लिक चीज़ों को वो डिलीवर कर सके और बिजनेस अप्रोचेस को यूज़ करके, यानी कि इंटरप्रेन्योर है तो लास्टली वो जो सोचेंगे वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। तो यहाँ पे सारे लोगों को जो है ना उनकी नीड की चीज़ें यहाँ पे डिलीवर किया जाए, लेकिन हाँ बिजनेस अप्रोचेस को देख के। तो ये बहुत ही ज़्यादा बिजी फाइंडिंग है कि यहाँ पे सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना कि सारे पीपल्स जो है वो यहाँ पे एक्टिव प्रोड्यूसर्स जैसा पार्टिसिपेट करेंगे या फिर कंज्यूमर जैसा पार्टिसिपेट करेंगे इन लोकल, नेशनल और यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमीज़ में। तो ये जो फाइंड आउट करना है ना ये बहुत ही ज़्यादा आपका बिजी वाला चीज़ है, मुश्किल वाला चीज़ है। तो यहाँ पे अगर इंडिया में इनोवेटर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी कि हमारे इंडिया में कैसे कैसे काम हो रहा है और कौन कौन से यहाँ पे जो है एनजीओज़ है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनोवेशन के फील्ड में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एस की बात करूँ, माइक्रो फाइनेंस है, ये सक्सेसफुली इनोवेटेड है, वो भी ग्रामीण बैंक माइक्रो फाइनेंस मॉडल में। ये जो बिजनेस मॉडल है, इनोवेशन है ना, ये फिगर्ड आउट करती है एक यूनिक तरीका कि किस तरीके से हम लोग अपने पेनिट्रेशन को, यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनिजम्स और ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंस करती है सारे आपके प्रोजेक्ट वगैरह को, तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पे बढ़ाएं और कैसे यहाँ पे जो है उनकी इम्पैक्ट को भी देखें। तो इस चीज़ को यहाँ पे जो है बिजनेस मॉडल इनोवेशंस के द्वारा आपका देखा जाता है। उसके बाद एसकेएस की बात करूँ तो ये मेंबरशिप आप देखोगे कि 5.7 मिलियन यहाँ पे मेंबरशिप है, वो भी यहाँ पे 11 साल में 16 स्टेट से। तो इसके बारे में भी आप लोग समझ सकते हो, एक यहाँ पे इंटरप्रेन्योरशिप ही आप कह सकते हो कि इस तरीके का एसकेएस माइक्रो फाइनेंस है। सेकंड वन इज़ अक्षय पत्र। तो अक्षय पत्र के बारे में मुझे लगता है कि आप लोग मैक्सिमम
नाम लोग सुने ही होंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एनजीओ रन स्कूल मील प्रोग्राम है। ये आज की डेट में 10 मिलियन चिल्ड्रंस तक पहुंच चुकी है, वो भी 5 स्टेट ऑफ इंडिया में। 6 डेज अ वीक ये काम करती है। फ्रेशली कुक्ड मिल्क जो है ना, ये 1.5 रुपीज़ पर मिल के हिसाब से ये देती है। और एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी ये अचीव कर चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मील जो बनाया जाता है ना, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाया जाता है। और लॉजिस्टिक इनोवेशन भी आपको देखने को मिलेगा कि एक तरीके से यहाँ पे आपका जो है ना, अच्छी तरीके से सारे स्कूल्स में ये मिल भी पहुँच जाते हैं। तो नंबर ऑफ अदर अगर आप लार्ज स्केल इनोवेशन देखोगे, जैसे कि आपका गॉन्ज भी है। तो गॉन्ज क्या है कि एक रूरल वैल्यू क्रिएट किया जा रहा है, वो भी अर्बन वेस्ट से, और इस तरीके से कि ये म्यूचुअली यहाँ पे डिग्निफाइड भी कर सके। और यहाँ पे एमबी फाउंडेशन है, एक न्यू वे है कि यहाँ पे हमारे बच्चे की जो चाइल्ड लेबर है ना, उनके तरीके से, और यहाँ पे बच्चों को जो है ना, यहाँ पे नॉन लीनियर सॉल्यूशंस की तरफ से कंट्रीज़ की ह्यूज डेवलपमेंट चैलेंजेस को यहाँ पे देखा जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको गॉन्ज के बारे में पता होना चाहिए। गॉन्ज क्या है कि यहाँ पे जो अर्बन वेस्ट है, यानी कि जो एक कचरा निकलता है, हम लोग के घर से भी जो कचरा निकलता है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से ये यहाँ पे इस्तेमाल भी करते हैं। यानी कि आप लोग भी देखे होंगे कि एक और मुझे याद आ रहा है कि मैं देखी थी कि 2 लोग थे जो कि मंदिर में जितने भी हम लोग फूल वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो वो फूल से ना बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बना रहे थे। यानी कि फूल्स को, जितने भी मंदिर में फूल जो चढ़ाए जाते हैं, उनको उन्होंने कलेक्ट करी, क्योंकि वो तो कचरे के हिसाब से फेंक दिया जाता था। बट 2 लोग थे, उनको उन्होंने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद जो है ना, उनसे वो बहुत तरह की चीज़ें बनाते थे। तो डेकोरेटिव मटेरियल भी बहुत ज़्यादा बनाते थे। तो वो क्या किए ना कि वो उस फूल को ही लेकर आते थे, और वो एंटरप्रेन्योरशिप है आज की डेट में। और वो इतना ज़्यादा बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं, जिसमें कि वो काफ़ी लोगों को वहाँ पे जॉब भी देते हैं, कि वो इस तरीके के फूल से जो है काफ़ी चीज़ें वो बनाते भी हैं। तो डेकोरेटिव मटेरियल्स ये सारी चीज़ें भी बनाते हैं। अब आते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में बात करते हैं। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी, ईपीएफओ के लिए भी, और मेंस एग्जाम के लिए, तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे पेपर में भी अगर इस तरीके का इनोवेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आता है, इंडिया में इनोवेशन साइकिल कैसी है, सर्किल कैसी है, या फिर इनोवेशन इन्वायरमेंट कैसी है, इस तरीके का कोई भी टॉपिक आता है ना, तो अटल इनोवेशन मिशन का आप लोग वहाँ पे इंक्लूड करना ना भूलें। अब यहाँ पे बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। तो इसका एम तो आप लोग समझ गए कि हमारे यहाँ की जो इनोवेशन की कल्चर है और एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको प्रमोट करना है। 6 मेजर इनिशिएटिव्स है जो कि यहाँ पे लास्ट ईयर में लिया गया था। सबसे पहला है कि अटल टिंकरिंग लैब को यहाँ पे बनाया गया, जिससे क्या है ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए। बच्चों को इस तरीके से क्रिएट कीजिए, इस तरीके से होना चाहिए। आप लोग भी इस तरीके से हो कि कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सको, क्योंकि जब तक आपके माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी नहीं होगी ना, तब तक आप लोग जितने भी बड़े से बड़े चैलेंजेस है, उनको आप लोग टैकल नहीं कर पाओगे। 1 मिनट में आप लोग हार जाओगे, 1 मिनट में आप लोग जो है ना टूट जाओगे। तो बेटर है कि आप लोग जो है ना एकदम से एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका अपना माइंड को इस तरीके से बना के रखिए। तो यही चीज़ काम किया जा रहा है अटल टिंकरिंग लैब में। ओके, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक सेकंड ये देख लीजिए, अटल इंक्यूबेशन सेंटर है ये। इसमें क्या है कि वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप्स होंगे, साथ ही न्यू डायमेंशन को ऐड करना है इंक्यूबेटर मॉडल में। थर्ड है अटल न्यू इंडिया चैलेंज, यानी कि यहाँ पे आपका जो है ना प्रोडक्ट इनोवेशन करनी है, और इसको जो आज की डेट में वेरियस सेक्टर्स और मिनिस्टर्स को ज़रूरत है, उनके साथ इनको जोड़ना है। मेंटर इंडिया कैंपेन है, यानी कि एक नेशनल मेंटर नेटवर्क है, जिसको यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशन के साथ इसको कोलैबोरेट किया जा रहा है। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है, यानी कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंट्रिक इनोवेशंस है, आइडियाज़ है, जिसको अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड रीजन्स में इसको लेकर जाना है। अराइज है, अराइज भी ध्यान रखिएगा, ये एमएसएमई सेक्टर्स के लिए है, यानी कि यहाँ पे इनोवेशन और जो रिसर्च करना है ना, वो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए एक आपका स्कीम लाया गया था, जिसको हम लोग अराइज कहते हैं, और मैं इसको डिस्कस भी की हूँ विजनाइज के मंथली मैगजीन्स में। ओके, इनिशिएटिव देखिए, ये 6 आपको तो पता ही होना चाहिए, 6 इनिशिएटिव लिया गया है। 1 सेकेंड, यस, दीज आर द 6 इनिशिएटिव, 6 मेजर इनिशिएटिव जो कि लास्ट ईयर लिया गया कि किस तरीके से हम लोग अपने कंट्री में इनोवेशन बढ़ाएं, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की भी इन्वायरमेंट को हम लोग इस्टेब्लिश करें। तो आप लोग यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो, ये है हमारे टिंकरिंग लैब, यानी कि बच्चों के लिए कितना सुंदर से यहाँ पे जो है आपका डिज़ाइन किया गया है रूम, जिसमें कि बच्चे अपने आइडियाज़ को यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे इनिशिएटिव देखते हैं अटल इनोवेशन मिशन के अंदर। तो सबसे पहला तो है कि यहाँ पे लैब बनाया गया है स्कूल लेवल पे, इसी को कहते हैं टिंकरिंग लैब, जहाँ पे बच्चे आते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन में देखें तो यहाँ पे आपका जो लॉन्च किया गया है, ये आपका बच्चे जो है 6 क्लास से 12 क्लास के बच्चे जो है वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पे अपना जो इनोवेटिव टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आ सकते हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग करते हैं, रोबोटिक्स करते हैं, साथ ही साथ मिनिएचर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारा काम अपने ही किट से वो जो है अपना ये सारा काम करते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इनोवेशन माइंडसेट वो यहाँ पे निकाल कर लेकर आते हैं।
तो कुछ एक्टिविटीज़ की बात करें जो कि यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब ऑपरेशनल एक्सीलेंस या फिर प्रोएक्टिव प्रमोशन से अगर रिलेटेड है, तो 2000 प्लस अटल टिंकरिंग टीचर ट्रेंड कॉर्पोरेट यहाँ पे पार्टनर्स के साथ है। अटल टिंकरिंग लैब यहाँ पे आपके गांधीयन चैलेंजेस है जो कि सारे स्कूल में यूनिसेफ के साथ लॉन्च किया गया है। इंडिया स्टैम्प क्रिएटिविटी चैलेंज है जो कि यहाँ पे यूनिसेफ और इंडिया पोस्ट के द्वारा ये लॉन्च भी किया गया है। पीएम इंडिया इनोवेटिव लर्निंग ध्रुव प्रोग्राम है। इसका एम है यहाँ पे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ जो है इसको इनिशिएट करना है। रशिया की एम सीरियस आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अटल टिंकरिंग लैब स्टूडेंट इनोवेशन है। सिंगापुर में भी इस तरीके का आपको जो है इंस्पिरनियर 3.0 अटल टिंकरिंग लैब है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग इंडिया में ही इसको लेकर चल रहे हैं, ऑल ओवर द इंडिया यूनिसेफ जो कि हमारे चिल्ड्रन के फंड के लिए यहाँ पे चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यहाँ पे दी जाती है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो बच्चों के एजुकेशन के लिए फ़ंड देती है वो भी इसको प्रमोट करती है कि इस तरीके का स्कूल में जो है पढ़ाई के अलावा एक इनोवेशन और इस तरीके का जो आपका माइंडसेट ओपन करने का जो आपके किसी भी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड हो, तो ये सारी चीज़ों पे बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये भी इनको प्रमोट करते हैं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो मेनली इससे क्या होगा ना कि आज के डेट में हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स की बात करते हैं। तो स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, तो जब बच्चे को इसी तरीके से आप इसी इन्वायरमेंट में रखोगे तब आगे चलकर वो लोग अच्छे खासे जो है स्टार्टअप को इस्टेब्लिश करने के जो है एक मोड में आ जाएंगे। तो इसलिए बच्चों को जो है ना बचपन से ही इस तरीके का इन्वायरमेंट देना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें बातें की जा रही है कि हम लोग को रिजुवनेट करना है, यानी कि अपने इन्वायरमेंट जो इनोवेटिव कल्चर है उसको फिर से निकाल के लेकर आना है। एम्पावर करना है कम्युनिटीज़ को कि वो यहाँ पे चेंज लेकर आए। बिग आइडियाज़ होना चाहिए, स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे आइडियाज़ से ही आपको स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे बिग आइडियाज़ हो जाएगा। सर्विंग सोसाइटी आपकी यहाँ पे माइंड टू मार्केट होना चाहिए। साथ ही साथ मार्केटिंग इंडिया मेकिंग इंडिया वर्ल्ड टेक्नोलॉजी लीडर इन 21st सेंचुरी। तो ये हमारी जो है यहाँ पे फाइनली एक कहते हैं ना कि ये हमारा मोटिव है। तो इस मोटिव के लिए हम लोग को इतने सारे काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये अब आप लोग इसके बाद यहाँ पे देखिए अराइज के बारे में मैं बात करी थी। अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस। तो ये क्या है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इंडस्ट्री है उसमें भी इनोवेशन का एरिया होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे आपका एम अराइज लाया गया है। अराइज का यही आपका एक एम है कि इसको जो है लॉन्च किया जाएगा, वो भी यहाँ पे आपके पार्टनर मिनिस्टर्स के साथ, जिससे कि एक अच्छा खासा रिसर्च आइडिया होना चाहिए और इससे जो इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स है वो सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है कमर्शियल डेवलपमेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कमर्शियल डिप्लॉयमेंट के साथ इसको जो है फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे मेंटरशिप है और पब्लिक पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स, एनजीओस, एकेडमिया और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट के साथ जो है यहाँ पे आपका बिल्डअप करके यहाँ पे इसको जो है मर्ज करके एक अच्छा खासा इनोवेशन सेंटर्स हमारे यहाँ बनानी है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम लोग को बिलीव होना चाहिए इनोवेशन इज़ फॉर इंडिया, तो व्हाट क्वालिटी वॉज फॉर जापान आर ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट, लेट्स बिल्ड दिस मोमेंट टू पॉइंट इट मेक्स इंडिया द इनोवेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इस तरीके से हमारे यहाँ ध्यान दिया जा रहा है कि हम लोग एक समय में जो है इनोवेशन कैपिटल बन सके पूरे वर्ल्ड में। ओके, सो काफ़ी अच्छी आर्टिकल थी, इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चला। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब नेक्स्ट पार्ट भी इसकी आएगी जिसमें कि आपको सोशल मीडिया वगैरह की यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिलेगी। ओके, देखिए मैं इतनी डिटेल में इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को पता भी होना चाहिए कि किस सेक्टर्स में आप लोग किस पेपर में कैसे आप लोग लिख सको, आप लोग को कहाँ कहाँ कैसा आप लोग को ध्यान देना है। तो इतना एलेबोरेट करके पढ़ाती हूँ जिससे कि आपकी जो थर्ड आई है वो भी ओपन हो सके, आप लोग सोच सको, समझ सको। और इस तरीके का कहीं भी अगर आपको टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री 4.0, आपकी यहाँ पे इनोवेशन, इस तरीके की टॉपिक आती है तो उसमें आप लोग लिख कर आ सको, या फिर आप लोग जो है ना अगर इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आती है, क्योंकि आप लोग जितना भी स्कीम्स पढ़ लो, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारी चीज़ें पढ़ लो, लेकिन इतना डिटेल में आप लोग को जो है ना कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की खुद की बुक होती है और इसमें एकदम से कोई भी मिर्च मसाला देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस तरीके की मैगजीन को ज़रूर फॉलो कीजिए, और योजना मैगजीन तो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेबल भी है, तो इसलिए इसको मैं फॉलो भी करती हूँ और आप लोगों के साथ ये लेसन लेकर आती हूँ। ओके, सो गाइज, अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी शेयर कीजिए, और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।